जय हिंद, जय भारत सभी को। तो इस वीडियो में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर एनालिसिस करेंगे। कोई प्रेडिक्शन नहीं है, सिर्फ एनालिसिस करिए। और आप लोग भी जो जियोपॉलिटिक्स जानते हैं, प्लीज इस एनालिसिस में अगर मैं कहीं गलत हूं या आपका भी कुछ अलग एनालिसिस है तो नीचे कमेंट में बताइएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या बात करने वाले हैं। पंजाब के अंदर कुछ अभी ब्लास्ट हुए हैं बीएसएफ कंटोनमेंट के बाहर, वो क्यों हुए और आगे क्या हो सकता है। बंगाल के अंदर आपको पता है जैसे कि बीजेपी आ गई है, ममता की सरकार हट गई है। इस पे बहुत सारे लोग भी नाखुश हैं, ममता जैसे लोग भी नाखुश हैं, सीआईए और बाहर की एजेंसीज भी नाखुश हैं। वो क्या नेक्स्ट स्टेप उठा सकती हैं। और तीसरी चीज अभी क्या हो सकता है, क्योंकि अगर हम एक बेल्ट लाइन देखें तो आप देखेंगे कि ईस्ट टू वेस्ट बॉर्डर में पंजाब एक ऐसी स्टेट बची है जो अभी बीजेपी के कंट्रोल में नहीं है, या ये कहा जाए अभी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। और वो पाकिस्तान के साथ भी बॉर्डर लगती है। उसमें क्या हो सकता है, अचानक से जैसे ही बंगाल के इलेक्शन जीते हैं, बहुत सारी खबरें, और हमारी साइड से नहीं, वॉशिंगटन पोस्ट और बड़े बड़े बाहर की जो न्यूज़पेपर्स हैं वो कवर करने लगे हैं कि ऑपरेशन सिंधु 2.0 जो होगा वो बहुत बड़ा होगा और उसे इस बार ट्रम्प भी नहीं रोकेंगे और मोदी तो उसमें भयानक कर देंगे। अचानक से ये खबरें क्यों सर्ज होने लग गई हैं। क्या इंडिया पाकिस्तान की वॉर जो है, जो ऑपरेशन 2.0 हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं, काफी लोग इस पर परेशान भी हो रहे हैं कि इतने टाइम हो गया कहते कहते, लेकिन ये क्यों नहीं हो रहा है। वो होगा, वो 100% होगा, लेकिन वो कब होगा, क्यों होगा, वो समझने की बड़ी जरूरत है। तो खैर, बहुत सारी चीजें इसमें एक एनालिसिस की तरह हैं, इसको समझिए। और अगर आप लोग कहीं कुछ एनालिसिस से आप समझते हैं तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। पहली चीज हम देखते हैं कि जब वेस्ट पाकिस्तान जो है, जब वो बन रहा था, ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं, जब वो बन रहा था, तो प्लान जो था उस टाइम पे कांग्रेस का ये था कि बांग्लादेश से लेकर, हालांकि बांग्लादेश हमने बना दिया, लेकिन वो एक अलग पाकिस्तान बनता, वहां से एक लाइन कनेक्ट करो, यानी कि बीच की सारी स्टेट्स अपनी कवर करो भारत का एक पार्टीशन करते हुए, और ताकि इन दोनों पाकिस्तान के टुकड़ों को जोड़ दो। ये था इनिशियल प्लान। हालांकि उस प्लान के ऊपर पानी फिर गया। वहीं से आईपैक की शुरुआत हुई थी, जो चाइना और पाकिस्तान के थ्रू था कि वहां से वो कॉरिडोर हम शुरू करेंगे। खैर, वो पाकिस्तान के वो जो आईएसआई के थ्रू और सीआईए एजेंसीज के थ्रू और कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं के थ्रू जो ये प्लान था, वो प्लान फेल हुआ। अब अगर आज के हिसाब से, आज के टाइम में 2026 में, हम मई में है, यहाँ की डेमोग्राफी देखी जाए तो बिल्कुल आपके नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर से लेके और आप पूरी डेमोग्राफी देखो पंजाब तक की, जो ये पूरी एक लाइन चल रही है भारत की ऐसे करके, अगर आप मैप में देखें, इसमें सिर्फ एक स्टेट है पंजाब जो नेबरिंग कंट्रीज के थ्रू बॉर्डर शेयर करता है, और जो कि अभी नेशनल सिक्योरिटी के तहत, या ये कहा जा सके कि बीजेपी के कंट्रोल में नहीं है। बीजेपी भी छोड़िए, बीजेपी सिर्फ एक पार्टी है, हमें नेशनल सिक्योरिटी से मतलब है। तो नेशनल सिक्योरिटी में अभी सबसे वल्नरेबल चेन जो है वो पंजाब स्टेट आती है। तो यानी कि वहां से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। अभी दो फ्रंट थे हमारे पास, वेस्ट बंगाल और पंजाब। अभी वेस्ट बंगाल को अभी भी हाईली इंसर्जेंट एरिया वो है, लेकिन उसको धीरे धीरे पैच किया जाएगा, ये उन्हें समझ में आ गया है। अभी आपने देखा शुभेंदु अधिकारी के जो पीए हैं रथ साहब, उनको गोली मार दी गई। हालांकि मैंने उस पर एक डिटेल वीडियो बनाया है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे मेरे चैनल पर जाके, कि वो उनके लिए नहीं था और इसमें खेल क्या होने वाला है। खैर, वो एक दूसरी वीडियो थी। इसमें अब हम बात करेंगे 9 मई को अभी वेस्ट बंगाल में ओथ सेरेमनी बची है सीएम की। उससे पहले भी दंगे किए जा सकते हैं। ममता बनर्जी जब बोल रही थी कि मैं अब ये पद नहीं छोड़ूंगी, वो बेवकूफ व्यक्ति तो है नहीं, ठीक है, वो बहुत चतुर औरत है। तो वो ऐसा क्यों बोल रही थी? वो चाह रही थी कि किसी प्रकार का ह्यूमिलेशन करा जाए, उसे घसीटा जाए या किसी तरीके से, ताकि वो एक शहीद की उपाधि, या अगर वो मरती है या कुछ होती है, या फिर सिंपैथी गेन, जैसे आपने देखा है उसका नाटक की पैर में चोट लग गई और प्लास्टर बांध के आई है। क्यों? ताकि टीएमसी के गुंडे इस बिहाफ पे कि तुमने हमारे लीडर को कैसे कुछ कर दिया, हम बंगाल में तोड़फोड़ कर सके। खैर, जैसा कि आप देख रहे हैं, बंगाल में अभी और भी आग लगाने की चांसेस हैं। मैंने सेकंड पोल के, जब सेकंड फेज ऑफ इलेक्शन था, तब मैंने एक वीडियो प्रेडिक्शन डाली थी जिसमें मैंने बोला था कि बहुत पॉसिबिलिटी है कि इसमें बहुत दंगे बढ़ सके। हालांकि हेड्स ऑफ टू हमारी फोर्सेस और बहुत सारे लोग जो इसके पीछे थे, बूथ वर्कर्स और सब, जिन्होंने ये सारी लड़ाई जो है वो एक तरीके से मिनिमाइज कर दी, बहुत कम कर दी। लेकिन अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ है। अभी भी वहां पे बंगाल में, अब जब आपके वो एरिया ही खत्म हो गया है, तो ऐसे लोगों को देश से तो कोई प्रेम है नहीं, तो उनका है कि अब इस एरिया में आग लगाओ। तो अभी हमारे सीआरपीएफ फोर्सेस, इसलिए 60 दिन एक्स्ट्रा रुकने की बात कही गई है कि पहले सारे इलीगल्स को यहाँ से बाहर भेजो। जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा, 48 घंटे के अंदर अंदर बहुत हजारों और लाखों की संख्या में बहुत सारे लीगल खुद ही चले गए, लेकिन अभी भी बहुत सारे आतंकवादी और एंटी नेशनल एलिमेंट हैं। खैर, ये रही बात वेस्ट बंगाल की। लेकिन अब क्या होना है, अगर आप एक खुद से ऐसा सोच के देखें कि आप एंटी इंडिया सोच रखते हैं, तो आप भारत के अगेंस्ट में अब और क्या कर सकते हैं। ये एक गॉन केस हो रहा है, जहां से धीरे धीरे आपके वो रास्ते जो हैं, जो लूप होल्स थे अंदर आने के, या भारत के अंदर कुछ भी एंटी नेशन एलिमेंट क्रिएट करने के, डिस्टर्बेंसी क्रिएट करने के, वो पैच हो रहे हैं। अब पंजाब, पंजाब में जहां ब्लास्ट हुए हैं वो दो आर्मी कंटोनमेंट एरिया के पास बीएसएफ के, वहां हुए हैं। उसमें किसी एक जगह एक आदमी को माइनर इंजरीज भी आई हैं, लेकिन उसका, इन धमाकों का लक्ष्य जो था वो कहीं से कहीं तक भी सिविलियन को करने के लिए नहीं था। ये सिर्फ एक मैसेजिंग थी कि देखो, हम तुम्हारे भारत के अंदर भी हम रीच रखते हैं, हम जब चाहते हैं। आईएसआई का एक मैसेज था खुलेआम। इसमें खालिस्तान ने इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ली। अब मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं एक एक्सटर्नल एजेंसी होता, मुझे भारत के अंदर डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट करनी है, मैं क्या चीजें करता। और दूसरी चीज, भारत की सरकार इस चीज
चीज़ को, इस प्रॉब्लम को 2027 फरवरी के आसपास लगभग पंजाब में इलेक्शन है, इसको पैच करने के लिए क्या करती? तो पहले जानते हैं कि बाहर से थ्रेट किस तरीके से आता। मुझे थ्रेट लाने के लिए, अब क्योंकि वेस्ट बंगाल में बहुत सारी कंपनीज़ वहाँ पे जाएँगी, अब वहाँ पे डेवलपमेंट होगा, तो मुझे दिखाना कि भारत एक डिस्टेबलाइज़्ड ज़ोन है और ये पूरा एरिया अभी भी डिस्टेबलाइज़्ड है। इसके लिए मैं क्या करूँगा? इसके लिए एक तो छोटे-मोटे ये दंगे, हथियार पाए जाना, बहुत सारे आप रिपोर्ट देखेंगे कि बहुत अलग-अलग जगह, चाहे आपने देखा भी रिसेंटली महाराष्ट्र में पाया गया है, और ऐसे ही भारतवर्ष में पूरे एरिया से आप पाएँगे कि बहुत जगह से हथियार, असला, इल्लीगल वेपन्स, बम, ये सारी चीज़ें बहुत सारे नेताओं के पास से, बहुत सारे अलग-अलग इल्लीगल एलिमेंट्स के पास से पाई जा रही हैं, जो डिस्टेबलाइज़ेशन के लिए ज़रूरी हैं भारत के। ख़ैर, हमारी भारत की बहुत सारे धुरंधर जो भारत के अंदर काम कर रहे हैं, बहुत सारी सिक्योरिटी एजेंसीज़, बहुत सारे देशभक्त लोग जिनके आप नाम तक नहीं जानते और अलग एजेंसीज़ में काम कर रहे हैं, आप जानते भी नहीं है वो क्या हैं। ऐसे बहुत देशभक्त लोग हैं, वो हमारे अंदर सिक्योर करे हुए हैं, उन सब के लिए एक सैल्यूट बनता है। इसके अलावा अब क्या किया जा सकता है? अब किया ये जा सकता है कि भारत को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए पंजाब में, जब हमने देखा कि अभी ये है, पंजाब के अंदर गैंग वॉर शुरू की जा सकती हैं। पंजाब के अंदर ऑलरेडी हम जानते हैं ड्रग्स की प्रॉब्लम है, वो और मैक्सिमाइज़ करी जा सकती हैं। पंजाब के अंदर अब किसी तरीके की गैंग वॉर करी जा सकती है, जिसमें बिश्नोई गैंग, अब ये सब लोग, आप जानते हैं कि ये लोग जो हैं एंटी खालिस्तान हैं। अब ये लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट आएगा। न्यूज़ में आप देखेंगे अचानक से बिश्नोई और फिर ब्रार गैंग, ये गैंग, वो गैंग अचानक से सुर्खियों में आने शुरू हो गए हैं, ऐसा मैं सोचता हूँ। दूसरी चीज़ जो मैं सोचता हूँ, भारत को डिस्टेबलाइज़ दिखाने के लिए आपको किसी एक बहुत प्रोमिनेंट फिगर के लिए कोई डैमेज करना ज़रूरी है। जैसे कि अभी शुभेंदु अधिकारी पे हमला हुआ, ये हमला करने के बाद अब चुप नहीं होने वाले। मेरा खुद का एनालिसिस के हिसाब से बता रहा हूँ, 4-5 लोग मैं सोचता हूँ। एक आपके हैं रॉबर्ट वाड्रा, क्यों उन पे हमला किया जा सकता है या कुछ किया जा सकता है? क्यों? क्योंकि उससे कांग्रेस के अंदर एक वो भी फैल जाएगी कि भाई कांग्रेस जो है वो डिस्टेबलाइज़ है, लेकिन उससे एक बड़ा मैसेज ये जाएगा कि भारत जो है वो अब सिक्योर जगह नहीं है, और हो सकता है बीजेपी ने ही करवाया हो कांग्रेस को मरवाने के लिए या खत्म करवाने के लिए। क्यों? क्योंकि इससे 2 काम होंगे। पहला, बीजेपी के ऊपर ये ब्लेम डाल दो। दूसरी चीज़, पिंकी जो है यानी कि प्रियंका, वो जब वहां से हटेगी तो इसका मतलब है डिस्टेबलाइजेशन शुरू हो। अब डिस्टेबलाइजेशन करने के लिए आपने सबसे पहला काम किसी तरीके के पॉलिटिकल नेता की हत्या या उनके ऊपर हमले, जैसे कि अभी देखा रॉबर्ट वाड्रा एक है, अदानी, हालांकि वो एक बहुत हाई प्रोफाइल टारगेट है, लेकिन कोशिश की जा सकती है अदानी के ऊपर। मेरा मानना है किसी और इंडस्ट्रियलिस्ट को पकड़ेंगे, कोई ऐसा जिसका नाम शायद हमने बहुत प्रोमिनेंटली ना सुना हो, लेकिन उसके कनेक्शन हो बहुत अच्छे अलग अलग तरीके से भारत की हेल्प करने के लिए। इंडस्ट्रियलिस्ट की लिस्ट में गुजरात लॉबी जो है वो बहुत प्रोमिनेंट है, यानी कि वहां से भी किसी ना किसी को टारगेट किया जा सकता है। अच्छा, दूसरी चीज, भारत के अंदर बॉलीवुड और ये जो हीरो हैं, इन लोगों को बहुत बहुत प्रोमिनेंटली देखा जाता है। अगर इनके ऊपर हमला होता है, हालांकि चांसेस इनके ऊपर कम है, क्योंकि रीजन ये है कि इनके पॉलिटिक्स से डायरेक्टली नहीं कनेक्टेड है, लेकिन कुछ ऐसे बॉलीवुड के नेता अभिनेता ऐसे हैं जो कि पॉलिटिक्स से कनेक्टेड हैं। अगर इनके ऊपर हमला करवा दिया जाए, जो लोग किसी एक स्पेसिफिक पार्टी को समर्थन देते हैं, तो इससे बहुत बड़ी भारत के अंदर डिस्टेबलाइजेशन और पॉलिटिकल शिफ्ट, जियो पॉलिटिकल शिफ्ट बहुत हो सकती है, एटलीस्ट हमले की कोशिश। तीसरी जो चीज है, भारत एक ऐसा देश है जो स्पिरिचुअली और रिलीजन के हिसाब से बहुत ज्यादा बटा हुआ है, और वही उसको एक भी रखता है। तो क्यों ना किसी बड़े स्पिरिचुअल लीडर के ऊपर अगर किसी तरीके की हमले, जहां पे कुछ हाई प्रोफाइल टारगेट जो हैं वो एक सदगुरु हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एटलीस्ट साउथ, पूरे ऑफ कोर्स पूरे वर्ल्ड में उनका है, लेकिन साउथ में, क्योंकि उनका खुद का वहां पर कोयम्बटूर में उनका खुद का आश्रम है और सब कुछ है, साउथ में एक बहुत प्रोमिनेंट फिगर है वो। नॉर्थ में भी उनको बहुत लोग जानते हैं, सबसे बड़ी प्रोमिनेंट फिगर है, लेकिन क्योंकि लोकेशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अगर उनके ऊपर किसी तरीके का हमला किया जाए तो एक बहुत बड़ी चीज हो सकती है। दूसरी चीज, बागेश्वर बाबा जो हैं वो अभी बहुत खुल के जो है वो बोलते हैं मुस्लिमों के अगेंस्ट में, बल्कि मुस्लिमों के अगेंस्ट में वो कम बोलते हैं, वो हिंदुओं की यूनिटी के लिए ज्यादा बोलते हैं। अगर ऐसे किसी प्रोमिनेंट लीडर के, जो स्पिरिचुअल लीडर है, उसके ऊपर कुछ करा जाए तो क्या हो सकता है? अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं, जो हमारे सदगुरु जी हैं, वो विवेकानंद फाउंडेशन से भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग अगर विवेकानंद फाउंडेशन को नहीं जानते हैं तो खैर सर्च करिएगा और बताइएगा क्या है ये। और तीसरी चीज एक जो हो सकती है, जो मैं सोच रहा हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए आपके, एक एक्टर नेता हो गए आपके, स्पिरिचुअल लीडर हो गए आपके, और क्या किया जा सकता है, ये एक बड़ी सोचने वाली बात है। ठीक है, और कौन ऐसी प्रोमिनेंट फिगर है भारत के अंदर जिसके अगर अटैक हो या कुछ हो जिससे भारत डिसरप्ट हो सकता है, ये आप मुझे बताइए। मैं आपको यहाँ पे मैंने इतना सारा बता के छोड़ दिया है, ये एनालिसिस है बाय द वे। अच्छा, चौथी चीज जो होने वाली है, भारत इसका कैसे काउंटर अटैक करेगा। अब भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ तो युद्ध पर है ही है, लेकिन अब इस युद्ध में होने क्या वाला है, क्योंकि हम बहुत टाइम से सुन रहे हैं ये है। अच्छा, अब यूएस और चाइना जो है वो पाकिस्तान की हेल्प क्यों करते हैं और बाकी देश क्यों करते हैं? क्योंकि इंडिया पे एक चेक रखने के लिए ऊपर से कोई कुछ भी बोलता रहे, हाँ पाकिस्तान को हम कंडेम करते हैं, पाकिस्तान ने बहुत घिनौना काम किया, ये वो, लेकिन भारत पे चेक रखने के लिए पाकिस्तान ही एक उनकी एक एक्सपेरिमेंटल लॉबी है, जहां के थ्रू, वो एक प्रॉक्सी है जहां के थ्रू भारत के ऊपर चेक रखा जा सकता है। इसलिए ये दोनों कंट्री कभी भी पाकिस्तान को कंप्लीटली एक खत्म नहीं कर सकते अपने, चाहे तो आज हटा देंगे, हथियार मत दो, लेकिन यही हथियार भी देते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा खेल होगा, भारत इस बार सुनने वाला तो है नहीं, तो भारत ने डायरेक्ट लड़ाई की जगह बहुत सारे, मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी जहां मैंने बताया था कि भारत ने बहुत सारे साइबर अटैक, भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरीके से कैप्चर कर रखा है, और स्पेसिफिक टाइमिंग है जब हम करेंगे, और ये घर पे बैठ के सिर्फ 4-6 डेटा
डाटा इनपुट के थ्रू ये लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बिहाफ़ पे हम हमला करेंगे, लेकिन हम अपने लेवल पे भी बहुत कर रहे हैं। लेकिन चाइना और यूएस जो हैं वो पाकिस्तान को कहीं न कहीं से वेपन्स के थ्रू या और चीज़ों के थ्रू मॉनेटरीली फंड करते रहेंगे ताकि भारत के अंदर ये इंसर्जेंसीज़ होती रहें, क्योंकि भारत ने एक सीआईए का एक बहुत बड़ा मिशन नाकाम कर दिया है कि बंगाल के एरिया में उनका एक बेस बनने के लिए। दूसरी चीज़, अब भारत इसके काउंटर अटैक में क्या करेगा पंजाब को पैच करने के लिए 27 के इलेक्शन में। अभी हम यूपी के इलेक्शन की कभी अभी बात करेंगे बाद में, लेकिन भारत क्या कर सकता है, क्योंकि आपको पता है राघव चड्ढा जो हैं वो अभी बीजेपी के साथ आ गए हैं और बहुत सारे और एमएलए जो हैं एमपीज़ जो हैं वो भी बीजेपी के साथ आ गए हैं उनके साथ-साथ उठ के। अगर इसको बोलते हैं एक एजेंसी की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं ल्यूर द प्रे, ठीक है? यानी एक सिंपल भाषा में आपको समझाऊँ तो अपने शिकार को बुलावा देना, ठीक? शिकार को ललचाना। और इसे बहुत देसी भाषा में समझाऊँ कि ये टैक्टिक किस पे काम करती है, तो आपने देखा होगा कि जंगल में अगर आपको शेर का शिकार करना है, तो आप एक हिरन को या फिर एक बकरी को वहाँ पे बाँध देते हैं, ताकि शेर जो है वो वहाँ पर आए उस पे हमला करने के लिए और उसका शिकार किया जा सके। अब राघव चड्ढा जब आप से आए हैं, यानी आम आदमी पार्टी से आए हैं, उसके पास आपको लगता है कि उसके पास आपके बहुत सारे काले धंधों के पैसे कहाँ से आते थे, खासतौर पे फाइनेंस के, सीक्रेट नहीं होंगे। खैर, चड्ढा का डड्डा की बात करते हैं हम, तो राघव डड्डा जो हैं, उनकी वाइफ परिणीति चोपड़ा, आई डोंट थिंक ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लोगों को पता होगी, लेकिन खालिस्तान मूवमेंट का जो पूरा फाइनेंशियल सप्लायर था, जहाँ से सारे फाइनेंस वो सप्लाई होते थे, उसके पीछे की एक बैकबोन जो है वो डड्डा और नीति के हाथ में है। और खुजलीवाल उसके जो हैं वो फ्रंट थे, मतलब एक बैक एंड पे काम करते थे और ये लोग वहाँ से सारा खेल करते थे। तो यानी कि हवाला का पैसा कहाँ से आता है, सारी फंडिंग का पैसा कहाँ जाता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर ल्यूर द प्रे टैक्टिक के हिसाब से हम देखें, तो क्यों ना अगर एक स्टेज कराया जाए इस तरीके से कि चड्ढा साहब खतरे में हैं या उनके ऊपर किसी तरीके का आक्रमण हो जाता है या किसी भी तरीके से वो ट्रैप में फँस जाते हैं, उनको बचाने के लिए क्यों? क्योंकि उनको बचाना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर वो फँस गए, उन्होंने अपने सारे पत्ते खोल दिए, इसका मतलब है कि खुजलीवाल के पत्ते खुल गए। उनको बचाने के लिए ये खेल खेला जाएगा कि उनको बचाने के लिए कोई ना कोई आएगा, जब वो बचाने के लिए आएगा वहीं पे उनको ट्रैप करा जाएगा। अब ये कहानी किस तरीके से अनफोल्ड होती है, ना ये बताना संभव है और ना अभी हमारे लिए प्रेडिक्ट करना संभव है, लेकिन ये सारा जो खेल है ये हरियाणा, पंजाब के एरिया का जो है, पंजाब को सिक्योर करने के लिए है और ये खुजलीवाल के जो कॉफ़िन है उसमें लास्ट नेल इन द कॉफ़िन जो बोलते हैं, वो होने वाला है। ऑलरेडी खैर वो बहुत अंदर है, उसका कुछ नहीं है, लेकिन पंजाब को सिक्योर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको याद रखिएगा चंडीगढ़ लॉबी भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो वहाँ सिक्योर नहीं होने देती है। आप जानते हैं पंजाब में ऑलरेडी कन्वर्जन की प्रॉब्लम चल रही है, अभी आप देखेंगे बहुत बड़े-बड़े लेवल पे आपको और देखने के लिए मिलेंगे कि मेरे यसू यसू और ये सारी चीज़ें और बहुत सारे कन्वर्जन्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, गैंग वॉर आपको वहाँ देखने के लिए मिलेगी। तो आई होप ये सारी वीडियो में, क्योंकि अगर आपको लगता है कि ये सारा ना एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में सारी चीज़ें समझाओ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि जियोपॉलिटिक्स खुद बहुत उलझी हुई है। आप अगर एक छोटे से एक स्टेट की बात कर रहे हैं, पंजाब या वेस्ट बंगाल, उसके कनेक्शन इंडिया के अंदर भी सारे हैं, बहुत सारे लोग उसमें जुड़े हुए हैं, चाहे वो सपा की सरकार हो, फिर आपकी पार्टी हो, फिर कौन-कौन से लोग उसमें जुड़े हुए हैं। फिर उसमें इंटरनेशनली भी लोग जुड़ जाते हैं, अलग-अलग कंट्रियाँ भी जुड़ जाती हैं। टर्की हमेशा पाकिस्तान को बैक क्यों करता है? भारत ने टर्की को फाँसने के लिए वहाँ पे 3 कौन-सी कंट्री जो हैं वो छोड़ रखी हैं? कमेंट में बताइए अगर आप जानते हैं तो। तो ये सारा खेल जो है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और उलझा हुआ है, तो इसको एक स्ट्रेट लाइन में कभी भी समझाना बहुत ही मुश्किल है। तो आई होप इस वीडियो में आपको बहुत सारी एक क्लैरिटी ये समझ में आई होगी कि नेक्स्ट फ्यू डेज़ का एनालिसिस क्या है और उसमें क्या हो सकता है, पंजाब में क्या होगा, भारत को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए लोग क्या-क्या किया जा सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। आई नो बहुत कॉम्प्लेक्स है ये, अभी भी स्ट्रेट नहीं है, लेकिन दैट्स हाउ जियोपॉलिटिक्स इज़। आप लोगों के कमेंट्स हैं कि आप लोग इसके एनालिसिस के अलावा कुछ एनालिसिस समझते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, या इस एनालिसिस में अगर कोई कमी है या कुछ है तो प्लीज़ बताइए, और आप लोग अगर कुछ अलग सोचते हैं कि क्या हो सकता है तो वो भी बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।